गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एम ज्योति। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास से पढ़ा था वैदिक सभ्यता का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। आज है आपसे वैदिक सभ्यता से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट देख लीजिएगा वैदिक सभ्यता का। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट जाइए वीडियो को, सारी वीडियो को वॉच करिए। देन पूरा ही जितना ही आपका कंटेंट पड़ा सारी वीडियो को वॉच करिए। प्रागैतिहासिक कल आपका फिनिश हो गया है, हड़प्पा सभ्यता आपका फिनिश हो गया है, ताम्र पाषाण कला आपकी फिनिश हो गई है, मूर्ति निर्माण कला भी आपका फिनिश हो गया है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता का भी समापन करने वाले हैं। सो गाइस, फटाफट जाइए टीजीटी, पीजीटी, एलटी वाले जितने भी बच्चे हैं सारी क्लासें आप देखिए। आपको सारी क्लासें फ्री में जब मिली है तो उसका फ़ायदा आप उठाइए। देन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिएगा जिससे कि आगे की जितने भी और क्लासें वो प्रॉपर मिलती रहेगी। सो गाइस, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बच्चे का कमेंट आया था वो मैं बता देती हूँ कि एलटी का जो जीएस का पार्ट है, 30 नंबर का जो एक पेपर आता है एलटी का, वो जीएस का पार्ट मैम आप कवर कराएंगी, अदरवाइज़ नहीं कराएंगी। सो गाइस, मैं आपको जिस बच्चे का कमेंट है वो बच्चा अगर वॉच कर रहा है तो सुन ले। देखिए, मैं एलटी का जो जीएस का पार्ट है, आप पहली बार तो आप यूथ कंपटीशन की एक बुक ले लीजिए। फ़िलहाल में मैं कवर कराऊंगी जब ये एक सब्जेक्ट पूरा ही फिनिश हो जाएगी, बिकॉज टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी पहले आई है। देन एलटी की जो जीएस का पार्ट है उस पर ही फोकस कम देना है। जितना भी आपका सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी एलटी का कला का जो सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस पहले करिए। एलटी में आपका 120 नंबर का जो पेपर आता है वो अपने सब्जेक्ट से आता है, जिससे कि आपने कला से फॉर्म भरा है। 20 नंबर में आप कमांड ज़्यादा बनाइए। 30 नंबर को जीके जीएस आता है, उस पर हम एग्ज़ाम के आसपास ही आपका जीएस का पार्ट कवर करा दूंगी। फिलहाल में कुछ क्वेश्चन मैं आपको देती रहूँगी जिससे कि आपका 30 नंबर से क्वेश्चन में से आपके मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं और आप अपने 90% आप ये समझ लीजिए आपको सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है। सब्जेक्ट जो मतलब कवर कर लेता है उसका एलटी में लगभग हो जाता है। क्योंकि ये माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग जीके बहुत ही उसमें टफ आता है, 30 नंबर का आता है। आप जीके का पार्ट्स बिल्कुल 30 नंबर पे फोकस कम दीजिए, 120 नंबर पे आज बहुत ही अच्छा कर लीजिए। यहाँ से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो आपका जीके जीएस जो होगा थोड़ा सा वीक भी होगा तो इधर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, आपके कमेंट का आई थिंक आंसर मिल गया होगा। अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। कम टू द पॉइंट। यजुर्वेद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है? यजुर्वेद जो है वो हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण मतलब ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट ग्रंथ है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा जाता है। यजुर्वेद जो है गद्य में भी लिखा जाता है, देन पद में भी लिखा जाता है। आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए, यजुर्वेद गद्य और पद में लिखा जाता है। आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, यजुर्वेद इनमें से कौन सा ग्रंथ गद्य और पद में लिखा जाता है? तो आप टिक करेंगे गद्य और पद में किसका? यजुर्वेद को टिक करेंगे। आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अर्थवेद दे दिया जाएगा, सामवेद दे दिया जाएगा और ऋग्वेद दे दिया जाएगा, यजुर्वेद दे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप क्या यजुर्वेद को ध्यान रखें, गद्य और पद में दोनों में ही लिखा आता है। भारत में हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में एक क्या है? यजुर्वेद है। पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में क्या है? एक, वो क्या है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद के पदात्मक मंत्र ऋग्वेद या अर्थवेद से लिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप किया जा सकता है, यजुर्वेद के पदात्मक जो हैं मंत्र जो हैं वो किससे लिए गए हैं? तो ऋग्वेद या सामवेद का शाब्दिक आशय क्या है? गायन है। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामवेद का शाब्दिक आशय गायन है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं, उद्गाता माना जाता है। सामवेद में 1869 मंत्र हैं। क्या है? सामवेद में 1869 मंत्र हैं। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। क्या गीत संगीत प्रधान कौन सा वेद है? सामवेद है। देखिए, यजुर्वेद से आपके इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब आगे आपका सामवेद, सामवेद से भी आपके कुछ क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। सामवेद गीत प्रधान है। गीत प्रधान कौन सा है? तो सामवेद है। ओके, सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप किया जा सकता है, सामवेद मतलब सबसे छोटा जो कौन सा वेद है? तो आप कहेंगे सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद चारों वेदों में से सबसे छोटा वेद सामवेद है। सामवेद में सभी वेदों के चुने अंश हैं। सामवेदों में जो है सभी वेदों के जो है चुने अंश हैं।
क्या है, साम वेदों में सभी वेदों के अंश जो हैं चुने अंश हैं। सो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सामवेद भारत में संगीत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सामवेद भारत में प्रथम ग्रंथ संगीत का जो है वो प्रथम ग्रंथ सामवेद माना जाता है। इसको आप संगीत ग्रंथ कौन सा माना जाता है भारत में प्रथम, सामवेद माना जाता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता इनमें से किसको कहा जाता है, सामवेद के पुरोहित को कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। इस तरीके से आपका तोड़मोड़ से क्वेश्चन। तो अथर्ववेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रम वेदों में है। यह चारों वेद का मंत्र भाग है। क्या है अथर्ववेद, चारों वेद का मंत्र भाग है। वेद त्रय के अंतर्गत अथर्ववेद नहीं आता। वेद त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता है, तो आप टिक कर अथर्ववेद नहीं आता। देखिए टीजीटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैदिक, मतलब वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति। देन पीजीटी एलटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट टीजीटी वाले बच्चे ये ना सोचें कि मुझको पढ़ना ही नहीं है, आप पढ़ जरूर लीजिएगा, बट ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे नहीं आपके। ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शपथ जो सबसे बड़ा है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शपथ वो जो सबसे बड़ा है। आर्य ग्रंथ देख लेते हैं। आर्य ग्रंथ नैतिक मूल्यों पर है। किस पे, आर्य ग्रंथ नैतिक मूल्यों पर आधारित है। आर्य ग्रंथ अथर्ववेद के आर्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का जो है आर्य ग्रंथ नहीं है। आर्य ग्रंथ जो यज्ञ पर ना होकर तप पर है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता, आर्य ग्रंथ किस पर है, तो आप यज्ञ पे ना होकर तप पर है, तप पर आप टिक करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। उत्तर वैदिक काल से और कुछ पॉइंट्स है वो करा देते हैं। वैदिक सभ्यता आपका फिनिश हो गया। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल हम लोग आप पढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल देख रहे हैं। उत्तर वैदिक काल को लौह काल भी कहते हैं, यानी लोहे की जानकारी यहाँ पे हो गई थी, लोहे के हथियार बनने लगे थे, इसलिए उत्तर वैदिक काल को हम लोग लौह काल के नाम से भी जानते हैं। उत्तर वैदिक काल को लौह काल भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस्क तथा लौह अयस्क मिलते हैं। क्या मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में, क्या मिलते हैं, श्याम अयस्क तथा लौह अयस्क मिलते हैं। लौह अयस्क एवं श्याम अयस्क कहाँ मिलते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में लौह की जानकारी प्राप्त थी। देखिए वही आ गया, उत्तर वैदिक काल में लौह की जानकारी प्राप्त थी, इसलिए इसे इस काल को भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में सामवेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, ब्राह्मण है, आर्य के उपनिषद आदि वेदांगों की रचना हुई है। क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल में किसकी इसकी रचना हुई है, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद और वेदांगों की रचना हुई है। अंडरस्टैंड। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार अधिक क्षेत्र पर इसलिए हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है इसलिए अधिक क्षेत्र में हो गया, क्योंकि वो लोग लोहे के हथियार का उपयोग करना जान गए थे, इसलिए लोहे की जानकारी हुई, उससे हथियार बनाए, उन लोगों ने हथियार करना यूज करना वो जान गए, इसलिए उसको लौह काल भी कहा जाता है। इस तरीके से आप चीजों को समझ लीजिए। उत्तर वैदिक काल में कुरु के शासक परीक्षित थे। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में कुरु के शासक क्या थे, परीक्षित। परीक्षित किसके शासक थे, वो कुरु के शासक थे। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। विदेह के शासक राजा जनक थे। विदेह के शासक कौन इनमें से, तो आप उसमें राजा जनक आएगा ऑप्शन में, आप उसमें टिक करेंगे। राजा जनक किसके शासक थे, राजा जनक किसके शासक थे, विदेह के शासक राजा जनक थे। राजा जनक किस में आते हैं, विदेह में आते हैं। ओके। कैकेय के शासक अश्वती थे। कैकेय के शासक क्या थे, अश्वती। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप किया जाए, कैकेय के शासक इसमें से कौन है, अश्वती थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। समथिंग 2 and then 3 क्वेश्चन और है, वो और करा देती हूँ, फिनिश। उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। अंडरस्टैंड। उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र क्या था, मध्य प्रदेश था। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और भी 2 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। जो मध्य केंद्र था वो क्या था, ओके।
तो आप कहेंगे मुख्य केंद्र था वो क्या था, मध्य प्रदेश था उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र क्या था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किसका मुख्य केंद्र था, उत्तर वैदिक काल का। इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमाया जैसे क्वेश्चन किस तरीके से घुमा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, इस पे सेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ था। राष्ट्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राष्ट्र की बात है, इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का समानतः निम्न दर्जा दिया जाने लगा। स्त्रियों का जो है समानता, जो निम्न दर्जा दिया जाने लगा, स्त्रियों को सम्मान मिलना शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मान मिलना कहाँ शुरू हो गया, तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को जो है सम्मान मिलना शुरू हो गया, सम्मानित रूप से उन्हें देखा जाने लगा। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन और बचे थे। पूरा आपका वैदिक बिल्कुल फिनिश हो गया है। फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास यहीं तक है। कल हम लोग मिलते हैं, 16 महाजनपद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन क्या क्या आए थे, क्या क्या आंदोलन हुआ थे, धार्मिक आंदोलन के बारे में उसी के अंदर आता है। 16 महाजनपद देखते हैं किस तरीके से हम लोग मेन टॉपिक, मेन क्या पूरा ही एक तरीके से पढ़ते हैं। हर एक टॉपिक से जो आपका पूरी थ्योरी 4 पेज की अगर आपकी थ्योरी है, उसमें से भी अगर आपके 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं तो वो आपको सारे यहाँ पे कराए जाएंगे। टॉपिक तो छोड़िए, हर एक चीज़ मेन ही होती है। एग्ज़ाम की दृष्टि से सब कुछ मेन होता है, बट कुछ पॉइंट ये होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है हम लोगों की तैयारी के लिए। सो गाइस, आप फटाफट अच्छे से वीडियो वॉच करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और लिखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई ना भूलिए। आपका फ़र्ज़ है चैनल को सब्सक्राइब करना। आप क्लास ले रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो मिलते हैं हम लोग 16 महाजनपद को देखते हैं, पढ़ते हैं। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।